Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this particular lecture, we are going to discuss about the losses in steam turbines. Steam turbine is a work producing device. अगर उसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको वर्क डन मिला है वो मैक्सिमम हो सकता है या इफ़िशियंसी मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन अगर स्टीम टरबाइन में लॉसेस हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस जो वर्क आउटपुट मिल सकता था या जो इफ़िशियंसी मिल रही है वो अब पहले के कंपैरिजन में कम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम टरबाइन डिज़ाइन करते हैं, स्टीम टरबाइन डिज़ाइन करते हैं, उससे जो वर्क डन मिले या इफ़िशियंसी मिले वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जो लॉसेस हो रहे हैं हमें उन लॉसेस को क्वांटिफाई करना होता है, क्योंकि हम जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि लॉसेस क्या क्या हैं तब तक हम उनको रिमूव कैसे करेंगे या उनको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लॉसेस के बारे में जानने वाले हैं। The total energy content available in steam supplied to the steam turbine is not completely recovered in the form of output. जो एनर्जी कंटेंट अवेलेबल है स्टीम में, यानी कि जो स्टीम आपने प्रोड्यूस करी है बॉयलर से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जब इधर स्टीम टरबाइन की तरफ आएगी, अगर उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है तो उसके पास जो एनर्जी कंटेंट अवेलेबल है वो ज़्यादा मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी कंटेंट है वो कम होता जा रहा है। तो जब कंटेंट एनर्जी का कम होता जा रहा है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। So there are certain losses in energy of steam which occur inside and outside of the turbine. तो जो एनर्जी का लॉस है वो विद इन द टरबाइन भी हो सकता है, टरबाइन के अंदर भी हो सकता है और टरबाइन के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन लॉसेस को पता करने के लिए आपको अंदर के लॉसेस भी जानने होंगे और बाहर के लॉसेस क्या होते हैं वो भी जानने होंगे। Steam turbine being a work producing device running at a quite high speed has a number of losses occurring in it. कई सारे लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस के बारे में अभी हम जानेंगे इस लेक्चर में। These losses when put together result into substantial loss of energy. तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लॉस जो है उससे जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसमें वो कम है, आपको दिखेगा तो बहुत कम लॉस इसमें हो रहा है, लेकिन जब आप सारे लॉसेस को काउंट कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, तो वो लॉस बहुत सब्सटेंशियल हो जाता है। इसलिए हमें लॉसेस को क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला लॉस है रेगुलेटिंग वॉल्व लॉस। जो आपने स्टीम प्रोड्यूस करी है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की फ्रॉम द बॉयलर, तो जैसे ही आपको पता चला कि अब जो स्टीम बॉयलर से प्रोड्यूस होकर डिज़ायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पर आ चुकी है तो उसको स्टॉप वाल्व के थ्रू रिलीज़ करते हैं। वहाँ पे स्टॉप वाल्व मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है और मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू भी ऑपरेट हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, जब स्टीम किसी वॉल्व के थ्रू पास होती है, रेगुलेटिंग वॉल्व के थ्रू पास होती है, तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और जो थ्रोटलिंग वॉल्व होती हैं या जो वॉल्व होते हैं उनमें जो प्रोसेस होता है वो थ्रोटलिंग होता है। थ्रोटलिंग का मतलब इंथैल्पी विल बी कांस्टेंट बट प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जो पहले प्रेशर आपका था बॉयलर प्रेशर, यानी कि स्टीम एंटर करने वाली थी बॉयलर प्रेशर पर टरबाइन के अंदर, अब वो स्टीम का प्रेशर कम हो चुका है। इसका मतलब है कि जो टरबाइन में स्टीम इंटर होने वाली है वो कम प्रेशर पर इंटर होगी। जस्ट अ मिनट। तो जब कम प्रेशर पर स्टीम इंटर होगी तो क्या होगा, जो वर्क आउटपुट आपका मिल सकता था एक्सपेंशन के थ्रू फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, अब वो कम हो चुका है क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो गया है ड्यू टू द रेगुलेटिंग वॉल्व्स। तो ये एक लॉस है जो इम्पोर्टेंट होता है, ये आउटसाइड ऑफ द टरबाइन होगा। नेक्स्ट लॉस है लॉसेज इन स्टीम नोजल्स। Nozzle is designed for isentropic expansion to increase the velocity from inlet to exit. तो जैसे ही स्टीम
प्रोड्यूस हुई बॉयलर से, अब उसको आप कहाँ ले आ रहे हैं, नोज़ल के पास, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था नोज़ल देन मूविंग ब्लेड टरबाइन के अंदर, ठीक है। तो नोज़ल में क्या होता है, नोज़ल में स्टीम का एक्सपेंशन होता है। तो जनरली हम ये एज्यूम करते हैं और ये हम डिज़ायर भी है कि जो एक्सपेंशन हो वो कैसा हो, आइसेंट्रोपिक हो, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से जो वेलोसिटी मिलेगी एट द एग्जिट वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्सपेंशन है वो नॉन आइसेंट्रोपिक है। नॉन आइसेंट्रोपिक होने की वजह से जो वेलोसिटी है एग्जिट पर वो कम हो जाती है डिज़ाइंड वैल्यू से। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डिविएशन के फ्रॉम आइसेंट्रोपिक टू नॉन आइसेंट्रोपिक। तो ये देखा गया कि जो स्टीम है और नोज़ल के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन लॉस होगा। देन विद इन द फ्लूइड विस्कोसिटी की वजह से विस्कस फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी में लॉस होगा। देन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई फ्लूइड पाइप में फ्लो करता है तो बाउंड्री लेयर डेवलप होती है, और उस बाउंड्री लेयर एंड फ्लो सेपरेशन की वजह से भी एनर्जी में लॉस होता है। और ये है हीट ट्रांसफ़र की वजह से। अभी तक आप आइसेंट्रोपिक में एज्यूम कर रहे थे कि हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फ्रॉम द नोज़ल, क्योंकि जो नोज़ल में स्टीम फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर अधिक है फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर। तो हीट का लॉस हो सकता है फ्रॉम स्टीम टू द एटमॉस्फेयर। तो हीट लॉस भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। जो एक्सपेंशन है वो नॉन आइसेंट्रोपिक हो गया, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक ना रह के वो नॉन आइसेंट्रोपिक हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देयर इज़ ए डिविएशन, और उस डिविएशन को आप अकाउंट या क्वांटिफाई करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नोज़ल इफ़िशियंसी। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो रेशियो होता है एंथैल्पीज ड्रॉप का। अब नेक्स्ट है कि जैसे ही आप देखें, रेगुलेटिंग वाल्व हमने देख लिया है, नोज़ल देख लिया, नोज़ल के बाद में कौन लगा होगा, मूविंग ब्लेड्स लगी होंगी। अब हम देखते हैं मूविंग ब्लेड में कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। द फ्लो ऑफ स्टीम ओवर मूविंग ब्लेड कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी एंड इट कुड बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला लॉस है इम्पिंजमेंट लॉस। तो जब स्टीम नोज़ल से एग्जिट होकर मूव कर रही है मूविंग ब्लेड की तरफ, तो हाई वेलोसिटी की स्टीम ब्लेड के मूविंग ब्लेड के टिप पर जब स्ट्राइक करेगी, तो वो जो स्ट्राइक है अगर वो स्मूथ नहीं है, उसमें जर्क है या शॉक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो यही बोलता है स्टीम लीव्स द नोजल impinges एट द लीडिंग एज ऑफ द मूविंग ब्लेड एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट इफ एंट्री इज नॉट स्मूथ। एडीज आर फॉर्म, लीडिंग एज पे एडीज फॉर्म होंगी, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। वो एडीज मूव करती हैं फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज। क्लियर। फिर इम्पिंजमेंट लॉस के बाद है पैसेज लॉस, क्योंकि जब स्टीम मूविंग ब्लेड के टिप पर इंटर हो चुकी है तो अब वो क्या करेगी, उस मूविंग ब्लेड के पैसेज में ग्लाइड करेगी, मूव करेगी, स्लाइड करेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लेड होती हैं वो रफ़ होती हैं, या ब्लेड रफ़ नहीं है तो प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन, प्रोलॉन्ग यूज़ के दौरान जो ब्लेड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं। तो जब रफ़ होंगी तो क्या होगी, जो ब्लेड पे स्टीम ग्लाइड कर रही थी उसकी वजह से, रफनेस की वजह से उसका मोमेंटम लॉस होगा, यानी कि उसकी एनर्जी में लॉस होगा, उसकी वेलोसिटी में लॉस होगा। तो इसलिए बोला गया सम एनर्जी इज़ लॉस्ट। और इसको क्वांटिफाई करने के लिए ब्लेड फ्रिक्शन इज़ क्वांटिफाइड बाय द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट, जिसको हमने डिस्कस किया था। इट इज़ द रेशियो ऑफ v2 बाई v1, दैट इज relative velocity at the exit to the relative velocity at the inlet of the moving blade। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, relative velocity at the exit v2 is equal to v1। ठीक है, तो पैसेज लॉस हो गया। नेक्स्ट है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अगर उसमें बाउंड्री लेयर डेवलप हो रही है, सेपरेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज सम एनर्जी लॉस ऑल्सो। नेक्स्ट है टर्बुलेंस एट द नोजल एग्जिट एंड ट्रेलिंग एज ऑफ द फिक्स्ड ब्लेड। तो ये टर्बुलेंस की बात है, टर्बुलेंस आपने पढ़ा होगा, मिक्सिंग को हम बोल सकते हैं टर्बुलेंस। ठीक है, तो ये टर्बुलेंस कहाँ से हुआ है, ये टर्बुलेंस हुआ है कि जब नोजल से
स्टीम आ रही है मूविंग ब्लेड की तरफ, तो नोज़ल और मूविंग ब्लेड के बीच में कुछ क्लियरेंस गैप होगा, ठीक है। उस क्लियरेंस गैप में मिक्सिंग होती है और वो टर्बुलेंस वहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, और वो टर्बुलेंस की वजह से, मिक्सिंग की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टर्बुलेंस में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और ये तो नोज़ल के एग्जिट पे हो गई टर्बुलेंस जो बनी, जो प्रोड्यूस हुई। और ये भी देखा गया कि फिक्स्ड ब्लेड्स जो होती हैं उसके ट्रेलिंग एज पे टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस भी एनर्जी का लॉस होता है, और इसको हम बोलते हैं वेक लॉसेस, ठीक है। तो वेक प्रोड्यूस होगा और वेक में एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेक लॉसेस। और ये वेक क्यों प्रोड्यूस हुई? बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस। और टर्बुलेंस क्यों प्रोड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी ओवर लॉस। तो जब आपने देखा कि नोजल से स्टीम आकर मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, मूविंग ब्लेड में ग्लाइड करती है, अब मूविंग ब्लेड से जो स्टीम होगी वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएगी, ठीक है। तो स्टीम पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज। तो दो स्टेजेस के बीच में क्लियरेंस होगा, गैप होगा, और उस गैप या क्लियरेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अगर गैप कम से कम होगा तो एनर्जी जो लॉस होगी वो कम से कम होगी। द काइनेटिक एनर्जी लीविंग वन स्टेज एंड अवेलेबल टू नेक्स्ट इज गिवन बाई ईटा सी ओ सी स्क्वायर बाई 2। ईटा सी ओ इज द कैरी ओवर इफिशियंसी, ठीक है। तो यानी कि जब नेक्स्ट स्टेज में स्टीम जा रही है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ईटा नॉट ईटा सी ओ सी स्क्वायर बाई 2 है। एक्चुअली में होना कितना चाहिए था? सी स्क्वायर बाई 2 से ही उसको स्ट्राइक करना चाहिए था नेक्स्ट स्टेज पे, लेकिन अब वो कैरी ओवर लॉस हो गया है, तो उस कैरी ओवर लॉस को क्वांटिफाई करने के लिए हमने ईटा सी ओ बोला हुआ है। दिस काइनेटिक एनर्जी लॉस इज मिनिमम इफ द स्पेस बिटवीन रोज इज केप्ट स्मॉल। हमें ये क्लियरेंस क्यों देना पड़ता है, स्पेसिंग क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि जो स्टीम टरबाइन है उसमें जो ब्लेड्स हैं वो बहुत हाई स्पीड से रोटेट करती हैं, तो अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो वो हिट कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें ये भी देखा गया है कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, तो ड्यू टू इट्स रोटेशन और स्टीम के टेम्परेचर की वजह से कुछ उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, तो इस वजह से हमें कुछ स्पेस देना होता है। लेकिन ये स्पेस की वजह से आपको कैरी ओवर लॉसेस भी मिल जाते हैं, तो एक ये लॉस हो गया। नेक्स्ट है अब डिस्क फ्रिक्शन लॉस। डिस्क फ्रिक्शन लॉस ये आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी डिस्क या रोटर या टरबाइन की व्हील या टरबाइन आप कह सकते हैं, जब वो रोटेट हो रही है, तो जब टरबाइन की व्हील या रोटर रोटेट हो रहा है तो किस मीडियम में रोटेट हो रहा है? मीडियम क्या है? वहाँ पे पूरा स्टीम फील्ड है वहाँ पे, ठीक है। ये रोटर रोटेट हो रहा है किस मीडियम में? स्टीम में, ठीक है। द डिस्क वुड इम्पार्ट सम मोशन टू द सराउंडिंग एयर और स्टीम। तो जब ये रोटर हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ब्लेड के आसपास या ब्लेड से एकदम एसोसिएट होकर कुछ एनवलप में स्टीम होगी, वो भी क्या होगी? मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो देयर वुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड रोटर एंड सराउंडिंग मीडियम। अब उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू इट्स रिलेटिव मोशन सराउंडिंग मीडियम विल ऑलवेज ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द रोटर। ये आप इस तरीके समझ लो कि जैसे आप एयर में मूव कर रहे हैं तो कुछ एयर जो आपके सरफेस के कांटेक्ट में आ गई है, तो वो एयर क्या कर रही है? आपके सरफेस, आपके बॉडी पर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। या आप कह सकते हैं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं तो वाटर जो है आप पर एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस रोटर की एनर्जी कुछ लॉस हो गई है ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फ्रिक्शन किसके बीच में हुआ है? रोटर और स्टीम के बीच में, रोटर और सराउंडिंग मीडियम के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रिक्शन लॉस। क्लियर?
दिस लॉस इज नोन एज डिस्क फ्रिक्शन लॉस। नेक्स्ट है विंडेज लॉस। ये विंडेज लॉस क्या है? व्हेन मूविंग रोटर ब्लेड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद इनएक्टिव स्टीम स्टेशनरी देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ब्लेड टू स्टीम। ये देखा गया कि जैसे स्टीम टरबाइन है, रोटर रोटेट कर रहा है, ब्लेड रोटेट कर रही हैं, तो कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ जगहों पर, कुछ लोकेशन पर स्टीम नहीं होती है, स्टीम एब्सेंट होती है वहाँ पर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव स्टीम या स्टेशनरी स्टीम, वहाँ पर स्टीम बहुत कम है। तो क्या हो रहा है? दिस लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड इज टर्म्ड एज विंडेज लॉस। इसको हम बोलते हैं विंडेज लॉस, क्योंकि जब रोटर रोटेट कर रहा है, ब्लेड रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सराउंडिंग में स्टीम नहीं है और रोटेट कर रही है, तो बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो हीट इज़ नॉट गुड फॉर द टरबाइन। तो जनरली ये देखा गया कि जो पार्शियल एडमिशन टरबाइंस हैं, यानी कि जो लो कैपेसिटी की स्टीम टरबाइंस होती हैं, जिसमें आप स्टीम फुली नहीं फिल करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप, पार्शियल एडमिशन आप करा रहे हैं स्टीम का, तो जैसे इम्पल्स टरबाइन में, तो वहाँ पर एक चर्निंग इफेक्ट हो जाता है। चर्निंग इफेक्ट का मतलब वहीं पर रोटेशन स्टार्ट हो गया है स्टीम का, लेकिन वो स्टीम एक्टिव नहीं है, यानी कि मूव नहीं कर रही है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही चर्निंग कर रही है, ठीक है। तो नो एक्टिव स्टीम इन द स्टीम टरबाइन, उसको हम बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एक विंडेज लॉस आपको मिलता है। जनरली ये देखा गया कि फुल एडमिशन टरबाइंस, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन, फुल एडमिशन टरबाइंस होती हैं जिसमें इनएक्टिव स्टीम कम से कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रिएक्शन टरबाइन में जो विंडेज लॉस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंडेज लॉस। नेक्स्ट है लॉसेस ड्यू टू लीकेज। स्टीम के लीकेज की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं इसमें। द लीकेज ऑफ स्टीम कैन अकर बिटवीन स्टेजेस, यानी कि स्टीम का लीकेज कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो जब एक स्टेज से स्टीम दूसरे स्टेज में जाती है तो वहाँ पर लीकेज हो सकता है। लीकेज ऑफ स्टीम कैन अकर अलोंग द शाफ्ट एट इनलेट एंड एग्जिट एंड्स ऑफ द केसिंग। समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये टरबाइन है, ये टरबाइन की शाफ्ट है, तो ये हो गया इनलेट एक एंड हो गया, दूसरा हो गया एग्जिट एंड। तो इसके अंदर क्या है? हाई प्रेशर की स्टीम है, ठीक है। वो इस शाफ्ट और केसिंग के बीच में जो क्लियरेंस होगा, थोड़ा बहुत क्लियरेंस होता बच जाता है। हम ग्लैंड वगैरह तो यूज़ करते हैं, वो सील भी करते हैं, लेकिन कुछ क्लियरेंस रहने की वजह से स्टीम यहाँ से बाहर आ जाती है और एग्जैक्टली उधर से भी बाहर हो जाती है। तो ये जो स्टीम इधर से बाहर आ गई है, अब वो क्या कर रही है? उसका कोई रोल नहीं बचा उस मूविंग ब्लेड्स को रोटेट कराने में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीकेज लॉस। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ब्लेड्स आर फिक्स्ड ऑन डायाफ्राम। एक तो मूविंग ब्लेड होती हैं टरबाइन में, और एक होती है स्टेशनरी या फिक्स्ड ब्लेड। तो जो फिक्स्ड ब्लेड फिक्स्ड होती हैं, स्टेशनरी ब्लेड जहाँ लोकेटेड होती हैं, जहाँ पर उसको फिक्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि ये स्टेशनरी ब्लेड है, स्टीम इधर से आ रही है, ठीक है, स्टीम इधर से आ रही है। तो ये पर्टिकुलर स्टेशनरी ब्लेड है, उसके बगल में क्या है? रोटेटिंग ब्लेड है, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि ये नीचे शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट। ये इसको आपने रोटर बोला हुआ था। रोटर और रोटेटिंग ब्लेड एक तरीके से डोव टेल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो हमें वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये जो स्टेशनरी ब्लेड हैं, ये है डायाफ्राम, इस डायाफ्राम से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शाफ्ट और इस डायाफ्राम के बीच में एक गैप है,
ठीक है। इस गैप के थ्रू स्टीम आ जाती है। स्टीम को जाना किधर से चाहिए, जाना इधर से चाहिए, स्टेशनरी ब्लेड से होते हुए रोटेटिंग ब्लेड की तरफ जाए। लेकिन अगर कोई भी स्टीम इस तरफ से ना जाकर वो अगर इस तरफ से मूव करे तो उसको हम बोलते हैं लीकेज हो चुका है। ठीक है, लीकेज ऑफ द स्टीम, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन रोटेटिंग दिस ब्लेड। तो इसलिए हमने बोला इसका लीकेज हो गया है, तो इसको हमने बोला डायफ्राम। स्टीम लीकेज अकर्स ड्यूरिंग फ्लो फ्रॉम वन स्टेज थ्रू द क्लियरेंस स्पेस बिटवीन डायफ्राम एंड शाफ्ट। डायफ्राम एंड शाफ्ट के बीच में जो क्लियरेंस होगा उसमें से लीकेज हो जाता है। लीकेज अकर्स डायफ्राम, लीकेज अक्रॉस डायफ्राम अकर्स इन बोथ इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में भी होता है और इम्पल्स टर्बाइन में भी होता है डायफ्राम से लीकेज। लीकेज ऑल्सो अकर्स अक्रॉस द ब्लेड टिप। टिप लीकेज इज प्रोमिनेंट इन रिएक्शन टर्बाइन स्टेजेस। ध्यान दीजिएगा, हमने एक डायग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये जो देख रहे हैं रोटर है, नीचे ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं रोटर की तरीके से है, ऊपर जो ब्लू लाइन है ये केसिंग है, और ये जो ग्रे देख रहे हैं ये ब्लेड की हाइट है, ये साइड व्यू है, ये ब्लेड की हाइट है। तो अब देखें ब्लेड की हाइट और केसिंग के बीच में कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है कि रोटेटिंग ब्लेड इस केसिंग को हिट ना करें। ठीक है, हिट ना करें। तो जो क्लियरेंस है वो आपको दिखाया गया है टिप क्लियरेंस। ये माइक्रोन में भी होता है। ठीक है, माइक्रोन्स में होता है। अब इधर से मेन फ्लो ऑफ स्टीम हो रही है, यानी कि स्टीम इधर से आ रही है। अब ये ब्लेड है, तो ब्लेड पर स्टीम क्या होनी चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए, और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो तो ये ब्लेड रोटेट करे। लेकिन अगर यहाँ से स्टीम ना पास होके कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इस ब्लेड के टिप के ऊपर से पास हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं टिप लीकेज। ठीक है, क्योंकि जब ये जो स्टीम इधर से पास हो गई उसका कोई रोल नहीं रहा है इस ब्लेड को रोटेट कराने में। सो लीकेज अक्रॉस टिप इज नॉट प्रोमिनेंट इन केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन एज द प्रेशर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ये देखा गया कि प्रेशर डिफरेंस अगर स्मॉल है इस साइड तो क्या होगा, टिप क्लियरेंस से जो टिप लीकेज हो रहा है, टिप लॉस हो रहा है, लीकेज लॉस हो रहा है, वो कम होता है। वो किस में कम होगा, इम्पल्स टर्बाइन में कम होता है, बट रिएक्शन टर्बाइन में प्रोमिनेंट होता है। ड्यू टू दिस डायफ्राम लीकेज लॉस एंड टिप लीकेज लॉस, ठीक है, क्या हुआ, जो इफेक्टिव मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है वो रिड्यूस हो गया है। उसके रिड्यूस होने की वजह से जो वर्क डन है वो भी कम हो गया है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी हो गया है इस लीकेज लॉस की वजह से। तो ये हमने लॉस देख लिया। फिर नेक्स्ट है लॉसेस इन बियरिंग्स। आपको पता है कि जो टरबाइन की शाफ्ट है उसको माउंट करते हैं, उसको हम होल्ड करते हैं बियरिंग्स में। तो बियरिंग्स में फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी। ठीक है, तो उसमें एक रिलेटिव मोशन होगा और उस रिलेटिव मोशन की वजह से एक फ्रिक्शन लॉस होता है। तो जनरली बियरिंग्स में फ्रिक्शन लॉस होता है। सो टरबाइन बियरिंग्स आर क्रिटिकल पार्ट्स टू सपोर्ट हाई स्पीड रोटेशन ऑफ शाफ्ट। जनरली ए लॉस अबाउट 1% ऑफ टरबाइन आउटपुट अकर्स इन बियरिंग्स। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई। ऑल्दो दिस लॉस डिपेंड्स अपॉन द बियरिंग लोड, ये बियरिंग लोड पे डिपेंड करेगी। जो ऑयल यूज़ किया गया है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी बियरिंग में, शाफ्ट की स्पीड क्या है, बियरिंग सरफेस एरिया क्या है, और ये बाउंड्री लेयर थिकनेस वाली जो बात हो रही थी, फिल्म की थिकनेस कितनी है। तो ये बियरिंग लॉस इन पर डिपेंड करता है। और जनरली देखा गया कि 1% ऑफ द टरबाइन आउटपुट वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें इन लॉसेस को जानने की बहुत ज़रूरत है। फिर है नेक्स्ट लॉस, लॉसेस ड्यू टू वेटनेस ऑफ द स्टीम। स्टीम वेट कंडीशन में होगी, वो कब होगी, जनरली ये देखा गया कि जब स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड करती है तो जो लास्ट स्टेज है टरबाइन का, ठीक है, वहाँ पर स्टीम क्या हो जाती है, वो वेट हो जाती है। वेट होने का मतलब है उसमें लिक्विड की ड्रॉपलेट्स आ चुकी हैं
तो उसी से एसोसिएटेड ये लॉस है। द स्टीम पासिंग थ्रू द लास्ट स्टेज ऑफ टर्बाइन हैज़ अ हाई वेलोसिटी एंड लार्ज मॉइस्चर कंटेंट। एट द एग्जिट ऑफ स्टीम टर्बाइन द स्टीम बिकम्स वेट एंड द फ्लूइड फ्लो इज मिक्सचर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड स्टीम। द लिक्विड पार्टिकल्स हैव लेसर वेलोसिटी, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे, तो इसलिए उनकी वेलोसिटी कम होगी। देन दैट ऑफ वेपर पार्टिकल्स, जो वेपर होगा वो उसकी वेलोसिटी अधिक होगी क्योंकि वो डेंस कम होंगे, लाइटर होंगे। बट ये जो वेपर पार्टिकल्स हैं इनके रास्ते में ये रुकावट बन जाएंगे, कौन? लिक्विड पार्टिकल्स, क्योंकि ये कम स्पीड से मूव करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्टीम की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो ये वेटनेस का इफेक्ट इसमें हो गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। तो हम इसीलिए फिक्स करते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट या ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हो 0.88%, 0.88 से ऊपर हो, ज़्यादा हो। सो दीज वाटर पार्टिकल्स इफ़ इन एक्सेसिव अमाउंट में ऑल्सो इंडेंजर द टर्बाइन ब्लेड्स, जिससे इरोजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये लॉस हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इरोजन भी ना हो। एनर्जी का लॉस तो हो ही गया है, ब्लेड भी डैमेज कर सकता है ये लॉस। द नेक्स्ट है लॉसेस ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, तो ये टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या होगा? कुछ हीट का लॉस होगा, यानी रेडिएशन का लॉस होगा इन स्टीम टर्बाइंस। ऑल्दो दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर लॉसेस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और वो इस वजह से लॉसेस रेडिएशन में कम होता है, रेडिएशन की वजह से, क्योंकि स्टीम टर्बाइन का जो में स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। ठीक है। इन केस ऑफ स्टीम टर्बाइन द हाई टेम्परेचर स्टीम इज लिमिटेड टू स्मॉल पार्ट ऑफ केसिंग, ये नोजल में हो सकता है, उसी में हो। ठीक है। तो इस वजह से रेडिएशन की वजह से जो लॉस होगा वो कम होगा। बट अगर आप यही देखें गैस टर्बाइन में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है कंपेयर टू स्टीम टर्बाइन, तो वहाँ पर रेडिएशन की वजह से लॉसेस अधिक हो सकते हैं। बट अगर आपको इन लॉसेस को कम करना है, प्रिवेंट करना है थ्रू द पाइपिंग, टर्बाइन केसिंग एक्सेट्रा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको वेल इंसुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने जो भी टर्बाइन में लॉसेस हो सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। ये लॉसेस का क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो प्राइम मोटिव है वो वर्क डन को इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, और इफ़िशियंसी को भी क्या करना है? इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है। थैंक यू।